अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 16, उसमें हमने एडजस्टमेंट को स्टार्ट किया था। एडजस्टमेंट्स कब की जाती है या क्यों की जाती है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा, फिर हम इंशाल्लाह अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट्स जब आप आपने अपना ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हमने जो अकाउंट होते हैं उनको एडजस्ट करना होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कौन सा टाइम होता है, ये आपके फाइनेंशियल ईयर का या फाइनेंशियल पीरियड जो आपका है उसका आखिरी दिन होता है। हम एडजस्टमेंट के एंड पे हम करना क्या चाह रहे होते हैं, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को एक फेयर और ट्रू पोजीशन पे लाना चाह रहे होते हैं। अब फेयर एंड ट्रू पोजीशन कब पॉसिबल होगी, जब हमारे रेवेन्यू और हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो अपने एक प्रॉपर लेवल के ऊपर होंगे। अब रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के केस में हमने देखा है कि समटाइम हमारे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम पे नहीं करते हैं, जिनका बेनिफिट तो हम ले चुके होते हैं इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, लेकिन उसको हम पे नहीं कर रहे होते, उसको भी हमने रिकग्नाइज करना है। अगर मैं एक और तरह से बात करूं तो हम कह सकेंगे कि हम जब रेवेन्यू की रिकग्निशन करेंगे तो उसके भी एक्रूल बेस पे करेंगे, और इसी तरह से एक्सपेंसेस को भी एक्रूल बेस के अंदर करेंगे, जिसमें हमें पता है कि हम हमारे जितने भी रेवेन्यूज होंगे उसको हम रेवेन्यू अर्न को रिकॉर्ड करेंगे और एक्सपेंसेस को इन पे रिकॉर्ड करेंगे। टू सिंपल के एडजस्टमेंट्स आपके जो फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है उसके आखिरी दिन के अंदर आपने एडजस्टमेंट्स करनी होती है, अपनी एक्सपेंस रेवेन्यू को प्रॉपर तरीके से लेके आना होता है। एडजस्टमेंट की तीन टाइप्स हैं, हमने टू टाइप्स पहले डिस्कस किए हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप जो है वो हमारा डेफरल होता है और दूसरा हमारा एक्रूल होता है, ये एक्रूल्स होते हैं। अब डेफरल और एक्रूल में बुनियादी क्या फर्क है, एक और चीज बताऊं बेटा आप लोगों को, यहाँ पे डेफिनेशन को ज़हन में रखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने सिचुएशन को देखना है, फिर उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बात करूं कि डेफरल ये होता है कि जब भी आपकी जो कैश होती है वो पहले पेमेंट होती है, और आपका आगे चल के एक्सपेंस जो है वो एडजस्टमेंट के टाइम पे रिकॉर्ड किया जाता है। या अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो आप रेवेन्यू के अगेंस्ट कैश पहले रिसीव कर देते हैं, और फिर रेवेन्यू को आप रिकॉग्नाइज करते हैं या रेवेन्यू को रिकॉर्ड जब करते हैं उसको आप एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ टाइम पे करते हैं। मीन अगर डिफरेंस को जरा क्लोज से देखा जाए तो इसमें जो कैश का इनफ्लो है या आउटफ्लो है वो पहले हो जाता है, और रेवेन्यू या एक्सपेंस की रिकग्निशन जो है वो एडजस्टमेंट के टाइम पे होती है। जैसे कि हमने बात की थी कि प्रीपेड इंश्योरेंस की, कि अगर प्रीपेड इंश्योरेंस आप एडवांस में पे कर लेते हैं तो प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश की एंट्री तो पास कर लेते हैं सितंबर के अंदर, लेकिन जब आप आगे चल के प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री अगर पास की गई है तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर तो वो प्रीपेड इंश्योरेंस शो हो रहा है विच इज एसेट अकाउंट, लेकिन वो उसमें से कुछ पार्ट जो एक्सपायर हो गया उसको आप आगे चल के एडजस्टमेंट के पॉइंट में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से जो डिफरेंट के केस के अंदर आपकी लाइबिलिटी की साइड की होती है वो अनअर्न्ड का केस होता है। इसी तरह से एक्रूवल जो होता है, एक्रूवल में सिर्फ ये फर्क होता है कि आपने रेवेन्यू या एक्सपेंसेस को पहले रिकग्नाइज करना होता है और आपकी पेमेंट बाद में होती है। ये डेफरल के अपोजिट है। डेफरल में कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो पहले हो जाता है, और रेवेन्यू या एक्सपेंसेस की रिकग्निशन आपके एडजस्टमेंट के टाइम पे होती है। लेकिन जो एक्रूवल होता है, एक्रूवल में ये होता है कि एडजस्टमेंट के टाइम के ऊपर आपका रेवेन्यू या एक्सपेंसेस रिकग्नाइज कर दिया जाता है और आगे चल के अगले टाइम में उसकी पेमेंट की जाती है। इसको जरा इसी को थोड़ा सा जरा देखें जैसे सबसे पहले डेफरल का केस है। डेफरल ये होता है जिसमें सबसे पहला केस आपके पास होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस का केस होता है। अब यहाँ पे अज्यूम करें कि आपका जब आपकी रूटीन एंट्री पास की गई थी तो उसमें प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश की एंट्री पास की हुई थी। अब जब आप एडजस्टमेंट के टाइम पे आए तो आपने जरा गौर किया कि जी अगर आपके पास जो ट्रायल बैलेंस शो हो रहा है उसके अंदर आप गौर करें तो प्रीपेड इंश्योरेंस शो हो रहा होगा। अगर प्रीपेड इंश्योरेंस शो हो रहा है तो वो आपका एसेट अकाउंट है। लिहाजा इसमें क्या किया जाता है, एडजस्टमेंट के टाइम में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्या शो कर रही होगी, एसेट को ओवर एस्टिमेट शो किया जा रहा है। देखिए सारे के सारे आपके जो प्रीपेड इंश्योरेंस जो आपने सितंबर में दिए थे वो सारे के सारे एसेट नहीं है, उसमें से कुछ पार्ट जो है वो आपका एक्सपायर हो गए। अगर एक्सपायर हो गया तो फिर उसको एक्सपेंस कंसिडर करना चाहिए। तो हो क्या रहा होता है अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी के अंदर कि आपके एसेट को ओवर एस्टिमेट किया होता है इन द फॉर्म ऑफ अ प्रीपेड एक्सपेंसेस, और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एक्सपेंस अभी नहीं शो किया जा रहा होता है, जिसका मतलब ये है
कि आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट जो है उसको अंडर एस्टिमेट किया होता है। अब हमने क्या करना होता है, देखो अगर एसेट ओवर एस्टिमेट किए हुए हैं तो हमने एसेट को क्रेडिट लगा के उसको इक्वल एस्टिमेट कर देंगे, और अगर एक्सपेंसेस को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है तो एक्सपेंसेस को फिर हम डेबिट लगा के उसको अपने प्रॉपर पोजीशन पे ले आ जाएंगे। इसीलिए हम ये एंट्री पास करते हैं। डेबिट एक्सपेंस अकाउंट, जो सा भी आपका एक्सपेंस है, अगर आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस है तो हम यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सपेंस लिख लेंगे, अगर कोई और अकाउंट है, और साथ साथ क्रेडिट में वो अकाउंट जो ऑलरेडी पहले क्रेडिट ओवर एस्टिमेशन को शो कर रहा होगा। इसी तरह से अनंत के केस में देखें, अनंत के केस में देखो डेफल का केस है, इसमें भी क्या होता है कि इसमें आप कैश पहले रिसीव कर लेते हैं लेकिन उसके अगेंस्ट आपने सर्विसेज परफॉर्म नहीं की होती। रूटीन एंट्री के अंदर इसकी क्या एंट्री पास करेंगे, देखें मैं सपोज करता हूँ कि एज ए टीचर मैं एडवांस में अगर सैलरी ले लेता हूँ यूनिवर्सिटी से, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, मैं लिखूंगा कैश, मेरे पास कैश आया है, मैं कैश को डेबिट करूंगा। और क्रेडिट में मैं अपना रेवेन्यू नहीं लिखूंगा, इसलिए कि जो मैंने रेवेन्यू तो तब बनेगा ना जिसके अगेंस्ट मैं अपनी सर्विसेज भी परफॉर्म करूंगा। लेकिन आज चूंकि मैंने अगले 3 महीनों की इकट्ठी सैलरी ले ली है तो आज वो मेरा रेवेन्यू नहीं है। अगर रेवेन्यू नहीं है तो वो क्या है, वो अनअर्न्ड रेवेन्यू, दैट इज अ लायबिलिटी का। आज मैं इसकी एंट्री पास कर लेता हूँ कैश टू अनअर्न्ड रेवेन्यू। लेकिन एक महीने के बाद फॉर एग्जांपल मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्लोज होना है, तो मैं एक महीने के बाद जरा गौर करें, जो मैंने एक महीना पहले 3 महीने की इकट्ठी सैलरी ली थी वो आज के दिन 3 महीने की सैलरी लायबिलिटी नहीं है, इसलिए कि एक महीना उसके बाद मैंने परफॉर्म कर दिया है। तो अगर मैंने एक महीना परफॉर्म कर दिया है तो वो मेरी जो लायबिलिटी है वो रिड्यूस होगी, और उसका कन्वर्जन क्योंकि राइट हैंड साइड के अकाउंट्स हैं तो राइट हैंड साइड के अकाउंट की कन्वर्जन हमेशा रेवेन्यू की लायबिलिटी के अंदर और लायबिलिटी की रेवेन्यू के अंदर होती है। लिहाजा अब ये मेरी लायबिलिटी नहीं रही है, अगर लायबिलिटी नहीं है तो फिर किस में कन्वर्ट करेंगे, डेफिनेटली आप रेवेन्यू में कन्वर्ट करेंगे। इसको देखें जरा, इसमें क्या होता है, जैसा मैंने बताया आपकी लाइबिलिटी को ओवर एस्टिमेट किया होता है। अब आप गए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में देखा अनअर्न्ड लाइबिलिटी का अकाउंट शो है क्रेडिट बैलेंस के ऊपर, तो ये लेकिन इसमें से तो कुछ हमारा कन्वर्ट हो गया और देखें रेवेन्यू को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा होता है। इसको बराबर करने के लिए देखो रेवेन्यू को अगर अंडर एस्टिमेट किया हुआ है तो इसको इक्वल एस्टिमेट करने के लिए रूल हमारे पास है, हम रेवेन्यू को दोबारा क्रेडिट लगा देंगे, और चूंकि लाइबिलिटी ओवर एस्टिमेट है, लाइबिलिटी को ज्यादा शो कर रखा है, लाइबिलिटी आपको पता है क्रेडिट बैलेंस अकाउंट्स होते हैं, उसको डेबिट लगाएं तो आपके पास ये अपनी बराबर पोजीशन पे आ जाए। इसी तरह से एक्रूड की हमने जब बात की थी तो एक्रूड में भी हमने दो चीजों को देखा था, एक एक्रूड एक्सपेंस को देखा था, एक एक्रूड रेवेन्यू को देखा था। अच्छा, मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले भी एक दफा बताया था, मैं बताता हूँ कि एक्रूड का वर्ड जैसे हमने कुछ अपने लिए रूल्स हमने नहीं अकाउंटेंट ने बनाए कि अगर किसी चीज के साथ प्रीपेड लगेगा तो वो एसेट हो जाएगा, किसी चीज के साथ अगर पेएबल लगेगा तो वो लायबिलिटी हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें अगर देखिए ये जो वर्ड एक्रूड है, ये एक्रूड का वर्ड जो है इसका डुअल मीनिंग होता है, कभी भी इसका एक मतलब नहीं होता, लेकिन सिर्फ देखना है ये होता है कि ये एक्रूड जो है ये एक्सपेंस के साथ यूज हो रहा है या ये एक्रूड आपके रेवेन्यू के साथ यूज हो रहा है। जब ये एक्रूड आपके रेवेन्यू के साथ यूज होगा एसेट, क्यों, आपने रेवेन्यू अर्न कर लिए, आपने रेवेन्यू कमा लिए बट नॉट रिसीव्ड, मिला नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया ना इसके अंदर क्या होता है, आपका रेवेन्यू या एक्सपेंसेस में ओवरऑल एक्रूअल की बात करूं अगर, कि रेवेन्यू या एक्सपेंसेस होता है वो पहले हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं लेकिन उसको पेमेंट या रिसीव जब करते हैं वो बाद में करते हैं। यही एक्रूअल का केस है कि रेवेन्यू को आज हम रिकॉग्नाइज कर देंगे अपना, लेकिन कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल के साथ रिकॉग्नाइज करेंगे, विच सजेस्ट कि जी हमें मिला नहीं है, हमें आगे चल के अब मिलेगा। इसीलिए इसी तरह एक्सपेंसेस का क्या होता है, आज हम एक्सपेंस को उसकी इंक्रीज को रिकॉर्ड कर देंगे और हमें पता है एक्सपेंस के इंक्रीज को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, जब एक्सपेंस को डेबिट कर दिया जाता है। लेकिन क्रेडिट में हम कैश नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते कि आज हम नहीं पे कर रहे। अक्रूल का केस है आज के बाद किसी वक्त पे करेंगे, फिर आज क्या हम शो करेंगे, आज इसको हम लायबिलिटी अपनी शो करेंगे। सो अगर रेवेन्यू का केस होगा तो आपको पता है एक्रूड रेवेन्यू है ना, एक्रूड रेवेन्यू है, इसका मतलब ये है कि हमने कमा लिया है, मिला नहीं है, एसेट अकाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल टू रेवेन्यू, सिंपल सी इसकी एंट्री है। और अगर एक्सपेंस का केस है तो एक्सपेंस हमेशा, बल्कि इस तरह से आप अपने माइंड में ये रखें कि एक्रूड रेवेन्यू का केस है तो रेवेन्यू तो हमेशा क्रेडिट होते हैं। अब क्रेडिट होते हैं रेवेन्यू, तो उसके साथ फिर डेबिट क्या होगा, कैश हम यहाँ नहीं कर सकते। रेवेन्यू में हमेशा दो ही केस होते हैं सेल्स के केस के अंदर, ये कोई भी रेवेन्यू है उसमें
वो तो हमेशा हमेशा क्रेडिट होता है आपका जो भी रेवेन्यू है, लेकिन उसका डेबिट क्या होता है? डेबिट में दो ही तो केस होते हैं ना, या तो कैश आपके पास आ रहा होता है या अकाउंट रिसीवेबल आपके पास आ रहा है। तो एडजस्टमेंट में तुम्हें पता है, हमने सीखा हुआ कि एडजस्टमेंट में कभी भी कैश कैश नहीं आएगा, ना डेबिट साइड पे ना क्रेडिट साइड पे। फिर हमारे पास आइडिया यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर एक्रूड रेवेन्यू है तो रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट क्या हो जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। अगर एक्रूड एक्सपेंस है तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, वो डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट भी एक्सपेंस के साथ दो ही केस होते हैं, ये पेड एक्सपेंस होते हैं या अनपेड एक्सपेंस होते हैं। मीन या तो एक्सपेंसेस की हमने कैश में पेमेंट कर दी है, या एक्सपेंस की कैश में पेमेंट अभी नहीं की है। अगर पेमेंट कर दिए तो कैश को क्रेडिट करते हैं, और अगर नहीं करते तो अकाउंट पेएबल या को करते हैं। सो ये तो लास्ट टाइम हमने देखे थे, सिंपल से केसेस हैं। आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। आज हम जिस एंट्री की बात करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो डेप्रिसिएशन की एंट्री है। डेप्रिसिएशन की एंट्री बेसिकली एडजस्टमेंट्स की एंट्री है, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट की नेचर इसलिए बड़ी मुख्तलिफ है या बड़ी आसान है कि देखो, एडजस्टमेंट एंट्रीज, उस एडजस्टमेंट एंट्री को बंदा सोचता है या उसको डेबिट क्रेडिट में चीज़ों का ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जिसकी एंट्री ऑलरेडी पहले पास कर दी गई हो। जैसे इंश्योरेंस आपने जब पे किया तो उसकी कुछ कोई एंट्री पास कर दी है, अपने एक्सपेंस केस में पास कर दी या एसेट केस में पास कर दी, लेकिन कुछ पास कर दी है। एडजस्टमेंट के टाइम पे आके फिर हमने उस एंट्री को काटना है, कुछ ज्यादा करना है, कम करना है, बराबर करना है। ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एडजस्टमेंट की एंट्रीज में उस वक्त थोड़ा सा बंदे को सोचना पड़ता है। लेकिन डेप्रिसिएशन की मजे की क्या बात है? डेप्रिसिएशन की मजे की ये बात है कि डेप्रिसिएशन की तो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री ही नहीं होती। आप उठा के देख लें, अभी तक हमने जितनी भी अकाउंटिंग में एंट्रीज की हैं उसमें कभी भी डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं पास की है। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट शायद आपको किसी जगह दिया हो, लेकिन डेप्रिसिएशन कभी भी एंट्री हमने पास नहीं की है। हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री इसलिए पास नहीं की है कि डेप्रिसिएशन जो है वो एडजस्टमेंट के टाइम पे डेज को, मंथ को, पूरे टाइम को काउंट करने के बाद किया जाता है। तो एडजस्टमेंट की भी याद रखिएगा कि इसकी एंट्री भी बिल्कुल पेट एंट्री होगी। जैसे हमने एक्सपेंस के हवाले से आपसे बात की थी कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट हो जाएंगे और कैश हमेशा क्रेडिट हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे भी, बल्कि इन अदर वर्ड्स, आप वेरी लेमन आइडिया में अगर बात करूँ तो ये भी रेटी ऐसी एंट्री होती है। एंट्रीज में इशू नहीं है। डेप्रिसिएशन बहुत जबरदस्त एक एरिया है, और ये जो डेप्रिसिएशन है आप अपनी अकाउंटिंग सेकंड के अंदर इसको डिटेल से देखेंगे, लेकिन मैं कुछ बुनियादी चीज़ों को आपकी तरफ इशारा करना चाहूँगा और आप इसको रिकग्नाइज भी करते हैं आसानी से। द थर्ड कैटेगरी ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज इज रिलेटेड टू अदर एडजस्टमेंट्स। पहली दो हमने बताया था कि एक डेफरल होती है, दूसरा एक्रूल होता है, और थर्ड कैटेगरी विच इज द लास्ट कैटेगरी इज अदर एडजस्टमेंट्स। इस एडजस्टमेंट के अंदर हम कौन कौन से एरियाज को कवर करने जा रहे हैं? उसमें नंबर वन एरिया इज डेप्रिसिएशन। इट इंक्लूड्स अ डेप्रिसिएशन एंड अकाउंट फॉर द बैड डेट्स। दोनों बहुत जबरदस्त एरियाज हैं, और दोनों की मैंने आपको बता दी। दूसरे एरिया की भी जैसे डेप्रिसिएशन का कमाल है, इसी तरह से आपके बैड डेट का कमाल भी ये है कि इसकी रूटीन में एंट्री नहीं पास की जाती है, एडजस्टमेंट के टाइम भी पास की जाती है। लिहाजा इसकी भी फिक्स एंट्रीज हैं, इसमें इतना ज्यादा हमें ये नहीं देखना पड़ता कि जी पहले रूटीन के अंदर हमने कौन सी एंट्री पास की थी, वहाँ पे हमने एसेट अगर इसको रिकॉर्ड किए तो अब एडजस्टमेंट के टाइम में हमारा एसेट जो है वो ओवर एस्टिमेट है, अंडर एस्टिमेट, इस तरह की चीजें इसमें नहीं होंगी। ये पेट केसेस होंगे जो आराम से आप समझ लेंगे। अब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स में एक पहला पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं मैं अपने मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू या किसी भी, मैं मार्केट वैल्यू की बात नहीं करता हूं, लेकिन याद रखो सिर्फ और सिर्फ एक लैंड है, जमीन जिसे हम बोलते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड की जाती। लैंड इज द सब्जेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन, उसमें हमेशा एप्रिसिएशन ही रिकॉर्ड की जाएगी। कोई उसके अगेंस्ट की काफी सारी बातें मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन बाकी कोई भी आपका एसेट है, इवन अगर मार्केट में, आप मार्केट की मैं बात नहीं करता हूं, मैं बुक वैल्यू की बात करूंगा आज। बुक वैल्यू, हम अकाउंटेंट है, ठीक है। अगर आप मार्केट के अंदर देखें तो जो हमारी बिल्डिंग होती है वो इंक्रीज हो रही है। उसमें आप देख रहे होते हैं आज से 5 साल पहले एक बिल्डिंग का जो प्राइस थी वो इंक्रीज है जस्ट बिकॉज के जी मटेरियल इंक्रीज हो रहा है एटसेट्रा। लेकिन अकाउंटिंग में याद रखो, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग में जो हमारी बिल्डिंग है उस पर भी हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, हम एप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मैंने आपको, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट आज जरा माइंड में रखना,
दो प्राइसेस होती है ना, एक होती है कास्ट वैल्यू होती है और दूसरी होती है मार्केट वैल्यू। या आपके हाथ में पेन पकड़ा हुआ ना, अगर ये पेन पेन ये पेन अगर मार्केट में 5 रुपए का बिक रहा है तो इसकी इसकी मार्केट प्राइस 5 रुपए, लेकिन चूंकि ये आपका है, आपकी मर्जी है, आपको जितने बिल्कुल सेल करे। दो चीजें होती हैं, कास्ट होती है, मार्केट डिपेंड करता है। हो सकता है ये पेन आप मुझे 2 रुपए में दे दें और दूसरे बंदे को यही पेन आप 50 रुपए में ना दें, मार्केट डिपेंड करेगा, लेकिन जो उसकी कास्ट वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करेगी। जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, याद रखिएगा, ये हम बेस करते हैं आपकी हिस्टोरिकल कास्ट के ऊपर या कास्ट प्राइस के ऊपर आपकी डिपेंड करती है। जब आप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जब बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे तो फिर आप मार्केट वैल्यूज भी देखेंगे। चलो ये तो एक अलग बात थी, लेकिन मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, एक लैंड ऐसी चीज है जिस पे हमेशा हम एप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, बाकी जितनी भी चीजें उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि डेप्रिसिएशन होती क्या, लेमैन आइडिया में ये देखें कि यार कोई चीज भी यूज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम तो वो नई नहीं रहती है, उसमें वो अपनी प्राइसेस से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है, उसके अंदर उतनी जो उसकी लाइफ होती है, यूजफुल लाइफ, वो खत्म होना शुरू हो जाती है। और अगर वो यूजफुल लाइफ जैसे जैसे खत्म होती है तो उस एसेट की प्राइस डिक्रीज होती है, और जो ये उस एसेट की प्राइस में जो वैल्यू डिक्रीज हुई है इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, सिंपल। यहाँ पे मैं आता हूँ, आपकी वर्कबुक के साथ आ जाए। डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग कास्ट। ये बिल्कुल अकाउंटिंग टर्म में बात की हुई है, जरा इसको समझिएगा। अगर आप इस एक्ट लाइन को समझ ले बेटा, तो ये अभी पूरा प्रोसीजर यहाँ पे आप इस लाइन की बेस पे यहाँ पे पूरा प्रोसीजर कर देंगे, होता क्या है पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग कास्ट। कास्ट, सबसे पहली बात, कास्ट ऑफ टेंजिबल एसेट, कास्ट ऑफ ऑल टेंजिबल एसेट एक्सेप्ट लैंड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। दो चीजें हमारे माइंड में आ गई। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई एसेट खरीदा जाता है तो उसके उसकी एक तो कास्ट होती है। अब लफ्ज यहाँ पे हुए इस्तेमाल कास्ट का। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन अ कास्ट एंड एक्सपेंस? यस, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन याद रखो, कास्ट इज ए एसेट एंड एक्सपेंस इज एक्सपेंस। याद रखो, कास्ट की वर्डिंग हम उस वक्त यूज करते हैं जब कोई भी हम एसेट परचेज कर रहे होते हैं, और एसेट जब भी परचेज होता है, एसेट की लाइफ 1 साल से ज्यादा की होती है। वो आउटफ्लो बिजनेस का जो विद इन 1 ईयर हम जिससे बेनिफिट हासिल कर लें वो हमारा एक्सपेंस होता है। लेकिन 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट अगर आप किसी चीज से हासिल करें तो वो हमारा एसेट होता है, तो याद रखें। इसका मतलब ये है कि जब भी हम मशीनरी परचेज करते हैं तो क्या करते हैं, मैं इसकी बात करता हूँ, मैं अभी तक कास्ट के अंदर हूँ। ये कह रहा था कि एलोकेट करना है हमने कास्ट को टेंजिबल एसेट की, उसकी यूजफुल लाइफ पे कैसे एलोकेट करेंगे। जब हम सबसे पहले, मैं सपोज करता हूँ कि हमने मशीनरी परचेज की है, मैं लिखता हूँ मशीनरी टू कैश, कितने प्राइस की है जी? 1000। और हमें बंदे ने बताया था कि यूजफुल लाइफ करता हूँ, देयर इज नो सैल्वेज वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जी ये एक मशीनरी हमने परचेज की है, इसकी लाइफ 5 साल है, 5 साल के बाद ये खत्म हो जाएगी। मीन इसका हम कैलकुलेट करते हैं कि 1 साल की कितनी डेप्रिसिएशन होगी। हम सपोज करते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ। अच्छा, डेप्रिसिएशन के केस में याद रखें, मैं यहाँ पे तो आपके लिए सिंपल रखा हुआ है, लेकिन जब हम आगे आपकी डेप्रिसिएशन के जब केस आएगा तो डेप्रिसिएशन में सम टाइम बेटा हम लोगों को दिन भी गिनने पड़ते हैं कि कितने दिन हमारे, चलिए उस पे बेस करते हैं। यहाँ पे तो चले आसान है कि जी ये आपकी जो यूजफुल लाइफ है ये ईयर में दी हुई है, लिहाजा कैलकुलेट करना आसान है। लेकिन सम टाइम हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो किसी भी मंथ में अगर वो क्लोज हो रहा है तो जरूरी नहीं होता कि सारी मशीनरी हम 1 जनवरी को खरीदें, तो सम टाइम हमने सितंबर में किसी महीने में खरीदी होती है, तो फिर उसके हमने डेज को भी काउंट करना होता है। यहाँ पे मैं सिंपल कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि 20,000 को मैं, अच्छा जी मैं सिंपल कैलकुलेट कर डेप्रिसिएशन, मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ जी। डेप्रिसिएशन 20
1000 इज द प्राइस, यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करें 5, 4000 इज आंसर। इसका मतलब ये है कि अब जरा देखें, अब इसकी तरफ आ जाए, हमने एलोकेट करना है, किस चीज को एलोकेट करना है, कास्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। हमने उसकी यूजफुल लाइफ पे उसकी कास्ट को डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या है कि हम हर साल 4000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब देखो, अगर अच्छा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे याद रखना है बेटा, बुक वैल्यू। Cost of assets minus accumulated depreciation। ये फॉर्मूला आपको ज्यादा काम आएगा आगे चल के। अब जरा बात सुने, अब अगर मैं आज एक साल के बाद देखना चाह रहा हूँ कि जी बुक वैल्यू हमारी मेरी कितनी है, मेरे जो मेरा एसेट था, तो जरा देखें इज इक्वल टू एक साल पहले परचेज किया था 20,000 में, एक साल में 4000 की कमी आ गई है। दिस मीन अब जो बुक वैल्यू इसकी वो है रुपीज, अगर मैं रुपीज में काउंट कर रहा हूँ तो ये 16,000 है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अभी तक हम मैंने जैसा कि आपको बताया कि एडजस्टमेंट की एंट्री, डेप्रिसिएशन की एंट्री बहुत सिंपल सी एंट्री है, उसको हम 1 मिनट में पास कर लेंगे। लेकिन क्योंकि इससे पहले हमने एडजस्टमेंट का एरिया को डिस्कस नहीं किया था, थोड़ा सा उसको हमने देखा है। इसमें ये होता है कि आप अपने एसेट रिकॉर्ड करते हैं और जब भी महीना साल जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड पे आप उसकी डेप्रिसिएशन को काउंट करते हैं कि जी इस साल इस महीना जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर पीरियड है उसके अंदर कितनी उस पर डेप्रिसिएशन हुई है, मीन उस एसेट की वैल्यू में कितनी कमी आई है, और वो कमी आप रिकॉर्ड कर देंगे, एंट्री पास करते हैं। एक चीज, आखिरी चीज एंट्री से जाने से पहले क्या, शायद सेकंड लास्ट, initially the cost of asset including installation of cost is debit to the particular। अच्छा, ये एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। अब ये अगर कोई एसेट है ना, अगर कोई एसेट है, कोई से एसेट है, मैं इस एग्जांपल से थोड़ा सा दूसरे एग्जांपल में चला जाता हूँ। कोई एसेट है, अगर आपने फर्नीचर खरीदा है, आपने 5000 का खरीदा है जी, और उसको चूंकि आप रावलपिंडी से लेके आए हैं, इस पे ट्रांसपोर्टेशन भी आपका एक्सपेंस हुआ है 2000। तो मैं पॉइंट एक आपका यहाँ पे याद रखिएगा भाई, जो भी आपके एसेट्स हैं, एसेट के ऊपर जितना भी खर्चा होगा उसको हम कैपिटलाइज करेंगे। आपके माइंड में आइडिया है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंस का, कि जो हमारे एसेट्स के ऊपर जितने भी खर्चे होंगे, सपोज करें अगर मैंने कोई मशीनरी ली है और मशीनरी की प्राइस जो थी वो 10,000 थी, मैं सपोज करता हूँ, उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन भी हुई है, उसको लाया भी गया फैक्ट्री तक, तो उस पर भी मेरा 5000 का खर्चा हुआ है। तो याद रखिएगा, जब मैं एंट्री पास करूंगा तो एंट्री में मैं ये नहीं लिखूंगा कि जी, सपोज करता हूँ कि उस पर इंस्टॉलेशन का खर्चा, मैं ये नहीं लिखूंगा इंस्टॉलेशन टू कैश, नहीं लिखूंगा, नहीं। इसलिए इंस्टॉलेशन टू कैश नहीं लिखूंगा कि इंस्टॉलेशन मेरा नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, ये एसेट के ऊपर हुआ है, तो मैं इसको भी मशीनरी टू कैश लिखूंगा। मैं इसी मशीनरी के जो अकाउंट है उसमें प्लस करूंगा। अगर मैंने पहले एंट्री पास कर दी तो दूसरी एंट्री में मैं दोबारा से मशीनरी को दोबारा से डेबिट करूंगा। इसलिए कि बेसिकली केस ये है कि जो भी आपके एक्सपेंसेस आपके एसेट के ऊपर होते हैं, उन सारे एक्सपेंसेस को हम कैपिटलाइज करते हैं। बहरहाल ये तो एक आइडिया था ओवरऑल आपकी डेप्रिसिएशन की केस के अंदर। मैं आखिरी लाइन पढ़ता हूँ, फिर हम एंट्री की तरफ जाते हैं। इन ईच अकाउंटिंग ईयर a period of a portion of a cost expired। एक छोटी सी, अगर आप एक छोटी सी डायग्राम बनाओ, एक छोटी सी अपने पास डायग्राम बनाओ, ये हमेशा याद रखने वाली बात है। अच्छा, कास्ट जो होता है ना, जिसको जब कास्ट की बात की जाए, फाइनेंशियल अकाउंटेंट है आप, मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप मैं कास्टिंग या कास्ट अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप कास्ट की बात करते हैं तो कास्ट को हम एसेट कंसिडर करते हैं, और याद रखो एसेट के दो पार्ट होते हैं, यहाँ से नीचे एक लाइन यहाँ पे लगा हो, एक लाइन यहाँ पे लगा हो। एक एक्सपायर्ड होता है जो यूज हो जाते हैं, जैसे ये देखें, एक साल के बाद हमारे पास जो कास्ट थी 20,000, उसमें से एक पार्ट जो है विच
having the value of rupees 4,000 has been expired। अगर ये एक्सपायर हो गए, यूज हो गया है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सपेंस। मेन कास्ट के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट एक्सपायर्ड पार्ट जो यूज हो गया, कंज्यूम हो गया, वो एक्सपेंस होता है। लेकिन इसी का दूसरा जो पार्ट होता है वो अनएक्सपायर्ड होता है, अभी तक हमने यूज नहीं किया होता, उसको हम एसेट कंसिडर करते हैं। ओके, हमने पोर्शन रिकॉर्ड करना होता है, कर लिया जी, ठीक हो गया जी, एंट्री पे चले जाए जी। अच्छा जी, ये केस देखें था, थोड़ा सा सिंपल सा केस है। अच्छा, इस केस पे जाने से पहले एक और बात, कि जब भी आप डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन के भी दो मेथड आप समझें, ये दो स्टाइल समझें। एक स्टाइल तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा बुक्स में बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, एक दूसरा स्टाइल थोड़ा कम यूज किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि कभी आपको कोई इशू हो। On January 1st, 2015, a company acquired a machinery depreciable asset। ठीक हो गया जी। 1 जनवरी को इन्होंने जी एक मशीनरी परचेज की। उसकी कास्ट कितनी थी जी? उसकी कास्ट थी जी 152,000, 1,52,000। ठीक हो गया जी। फिर क्या कह रहे हैं? द एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू, इससे ऊपर मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि नहीं, यहाँ पे इस केस के अंदर मैंने सैलवेज वैल्यू को जीरो कंसिडर किया। अब क्वेश्चन क्या है कि सैलवेज वैल्यू क्या होता है? इसको सैलवेज वैल्यू भी बोलते हैं, इसको रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। ये बेसिकली ये होता है कि देखो, जब भी कोई भी एसेट जो होता है वो अगर अपनी लाइफ पूरी कर लेता है, तो फिर भी उसकी कुछ ना कुछ प्राइस होती है, उसको हम किसी न किसी को बेच देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर वो बिल्कुल, अगर वो सिंपल एक लोहे का पीस ही अगर रह गए, तो उसको फिर भी उसको भी हम किसी न किसी प्राइस पे बेच देते हैं। जब आपकी आपकी बुक वैल्यू, आपका एसेट जीरो शो करे, तो उसमें फिर भी कुछ ना कुछ सैलवेज वैल्यू होती है, मीन जीरो से ज्यादा होती है। अब इसमें सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि यहाँ में हम कैलकुलेशन कर देते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। देखो ये कह रहे हैं कि जी आपकी बल्कि ऐसा करें, अपने पास नोट करें, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन के अंदर। आप जब आगे बात करेंगे ना, तो डेप्रिसिएशन के इनफैक्ट 5, 6, 7 तरीके हैं, डिफरेंट मेथड डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए यूज की जाते हैं। और जो सबसे सिंपल और जो बहुत सिंपल कॉमन हमारा मेथड है, उसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, सिंपल है जी। देखिए, कास्ट माइनस सैलवेज वैल्यू होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसको यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय करें, होल डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, होल डिवाइडेड बाय, अच्छा सैलवेज वैल्यू से डिवाइडेड नहीं है। अब सिंपल सी बात है, हमने चूंकि इससे 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 कैलकुलेट करना है, मैं इसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, और ये कॉमन फार्मूला आपके अप्लाई करें। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी सिंपल उसी तरह से किया हुआ है। सिंपल इस केस के अंदर हमने चूंकि सैलवेज वैल्यू जीरो थी, तो हमने नोमिनेटर के अंदर कुछ किसी चीज को माइनस नहीं किया हुआ था, उसकी कास्ट पे शो किया हुआ था। लेकिन डिनोमिनेटर में आप देख लें, आपका ओवरऑल यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट ही शो हो रहा है। हम इसको कैलकुलेट करते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। इस केस के अंदर हमारे पास जो प्राइस है वो कह रहा है कि जी ओवरऑल कितनी है जी 152,000। सैलवेज वैल्यू कितनी थी जी 2,000। प्राइस क्या कह रहा था जी 5 ईयर। The estimated salvage value of the asset is 2,000 and its estimated useful life is 5 years। ये की बात है, चलिए अच्छा होगा। हमें कोई कैलकुलेशन मंथली या डेली करने की जरूरत है, कैलकुलेट करें। 150,000 divided by 5, 30,000, सिंपल। दिस मींस के हमारे पास 30,000 डेप्रिसिएशन पर ईयर है। ठीक हो गया। अब हमने अमाउंट को कैलकुलेट कर दिए। एंट्री बड़ी सिंपल है, दो मेथड है बेटा। एक मेथड है, फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड कास्ट मेथड, और सेकंड मेथड इज कॉल्ड रिटन डाउन मेथड। डेप्रिसिएशन का आइडिया समझ लें। डेप्रिसिएशन पहली बात ये कि चलें दो मेथड है, उसको हम देख लेंगे, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि डेप्रिसिएशन चूंकि एक्सपेंस है, जैसे हमने कह दिया ना कि यहाँ पे आपका एक्सपायर हो, जो भी आपकी कास्ट का जो पोर्शन एक्सपायर हो रहा है,
उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे पास जो एक्सपायर्ड कास्ट होती है वो बेसिकली एक्सपेंस होता है। ठीक हो गया जी। अगर एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक हो गया। ऐसा नहीं है कि कहीं हमने डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस ओवर एस्टिमेट करेंगे और फिर यहाँ पे हम अंडर एस्टिमेट करेंगे। जैसे मैंने बता दिया कि पहले कोई भी एंट्री के पास नहीं होती, अभी एंट्री पास करना है, तो अगर एक एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को हमेशा डेबिट किया जाएगा। ओके डन। लेकिन दूसरी चीज याद रखें, दोनों केसेस के अंदर दो केसेस है इसके, एक कास्ट है एक रिटन डाउन है, दोनों के अंदर डेबिट तो एक्सपेंस होगा। लेकिन अब कास्ट मेथड क्या है बेटा, ये कास्ट जो है ये बेसिकली आपका गैप का एक प्रिंसिपल है जो हमेशा ये शो करता है कि आपके जितने भी एसेट्स हैं उसको उसकी हिस्टोरिकल कास्ट पे शो करें आप। अब इससे क्या मुराद है, इससे ये मुराद है कि जी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को आपने मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे पीछे नहीं करना। सपोज अगर आपने कोई चीज खरीदी है आज से 10 साल पहले, उस वक्त उसकी कीमत 1000 थी और उसमें फिर कोई डेप्रिसिएशन भी हो रही है, आज देखें तो उस बाय मार्केट में तो उसकी बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू शो हो रही है। लेकिन नहीं, आपने मार्केट को नहीं देखना, ये ज्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। आपने सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखनी है जो हिस्टोरिकल वैल्यू, जब भी एसेट परचेज किया था आपके उसके अगेंस्ट आपके पास उसके कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस भी होंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, आपने इसमें रिकॉर्ड करने। तो यहाँ पे याद रखें, जब डेप्रिसिएशन की बात की जाएगी और कास्ट मेथड की बात की जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे एसेट होगा उसको उसकी प्राइस पे शो करेंगे, उसको कम नहीं करेंगे। अगर कम नहीं करेंगे तो कमी तो हो रही है। कमी कैसे हो रही है, डेप्रिसिएशन हो रही है, हमारा एसेट तो कम हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे, हम एक नया अकाउंट जनरेट करेंगे। इससे पहले भी हमने इस पे बात कर रखी है, अकाउंट को आप जानते हैं विच इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको इससे पहले हमने लाइबिलिटी भी एक दफा कंसिडर की है। या इसको अगर मोस्ट सुटेबल बात की जाए तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, इसको आगे चल के एसेट अकाउंट से माइनस किया जाता है। चलें आगे की बातें आगे देखेंगे। तो सिंपल अब आपके माइंड में आइडिया बने ना। अब देखें, अब आप एंट्री लिख सकेंगे। पहली बात, डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर दिया, अमाउंट आएगा 30,000। ठीक है जी, ये अमाउंट के कॉलम में 30 लिख लेंगे। तो एंट्रीज क्या होंगी, पेट एंट्रीज है, बिल्कुल रटी रटाई एंट्रीज है। डेबिट हमेशा हमेशा आपका एक्सपेंस होगा, लिहाजा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो डेबिट हो जाएगा। तो पहला मेथड है कास्ट मेथड। कास्ट मेथड में ये कह रहा है कि एसेट को उसकी वैल्यू पे शो करना है, उसको कम नहीं करना है आपने। तो कम नहीं करना, तो एसेट तो कम हो रहा है, तो फिर उसके अगेंस्ट आपका एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट जनरेट किया है विच इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लिहाजा क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ये देखें एंट्री पे आ जाते हैं, ये देखिए डेप्रिसिएशन डेबिट, बल्कि ज्यादा बेहतर मैं लिखता हूं यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ताकि आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक अच्छा इसमें याद रखें, देख मैंने लिखा हुआ अंडरस्कोर टू मशीनरी, इसलिए अंडरस्कोर मशीनरी लिखा हुआ है कि आपके पास बिजनेस के अंदर एक से ज्यादा एसेट्स होते हैं। तो देखना ये है कि ये जो आपकी डेप्रिसिएशन हो रही है ये कौन से एसेट के ऊपर हो रही है। ठीक है, आपकी डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया सिर्फ लैंड के ऊपर नहीं होती, बाकी जितने भी आपके पास एसेट्स होते हैं फिक्स एसेट उन सब पे होती है टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो याद रखो, अब याद रखो, बातें हमने बहुत की हैं इसके ऊपर। अगर आपके माइंड में कोई बात नहीं बैठी है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सिंपल याद रखो भाई, डेप्रिसिएशन की जब भी बात आएगी तो हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर देंगे या आपको कैलकुलेट होकर मिलेगी। तो उसके बाद आपने ये करना होगा, इसकी एंट्री पास करनी होगी। सिर्फ ये देखना है कि आपका मेथड कौन सा है। अगर आपका मेथड कास्ट मेथड है तो याद रखें कि कास्ट मेथड में एसेट को कम तो नहीं करते हैं, उसके कांट्रा एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो कांट्रा एसेट अकाउंट उसका कौन सा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। डन हो गया जी, इसको आके आपने जी आगे मैं इनसे पता करता हूँ ना क्या है ना, पता कर आवाज बंद करो सारे। अच्छा अच्छा, प्लीज अपने माइक्रोफोन बंद करें यार। सुने तो इधर तो फिलहाल जगह नहीं है ना, तो ये अबू ये इनकी रिपोर्टें है ना, जो अबू ने मुझे बात बताई है, उन्होंने बोला कि अम्मी इधर गाड़ी में ही बैठी, मैं आता हूँ गाड़ी। अच्छा मैं आगे गाड़ी चलते हैं, आ जाओ मैं पीछे पर कहां चलो ठीक है मोटरसाइकिल। अच्छा अच्छा चलें। अच्छा इसमें दूसरी चीज जो है जैसे मैंने बताया कि पहली तो हमारी कास्ट मेथड पे जहाँ पे हमने उसकी वैल्यू को कास्ट के ऊपर रखना था उसमें हमने चेंज नहीं करना। लेकिन दूसरे में आ जाए तो दूसरे में लिखा हुआ रिटन डाउन मेथड। भाई रिटन डाउन का वर्ड याद रखिएगा, अभी हम और भी यूज करेंगे, बेटेड के अंदर भी हम राइट डाउन की वर्डिंग यूज करेंगे। राइट डाउन का मतलब होता है उस चीज को डिक्रीज करना।
देखिए ऊपर कास्ट वाला ये कह रहा है कि नहीं, आपने एसेट को डिक्रीज नहीं करना, एसेट को उसकी उसके हिस्टोरिकल वैल्यू के ऊपर शो करना है। लेकिन रिटन डाउन मेथड में ये होता है कि आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि नहीं, आपने एसेट को डिक्रीज करें। जब आप एसेट को डिक्रीज करेंगे तो आपको पता है कि डेबिट तो चूंकि एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन हम एक्सपेंस ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन क्रेडिट में चूंकि राइट डाउन मेथड है और राइट डाउन का मतलब ये है कि वैल्यू को डिक्रीज करना, तो लिहाजा क्रेडिट में हम उस एसेट को रिपोर्ट कर देंगे। ये देखें डेबिट में उसी तरह से दोनों केसेस के अंदर देखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडरस्कोर मशीनरी, इसमें भी डेबिट, इसमें भी डेबिट डेप्रिसिएशन। मैं एक्सपेंस लिख देता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए। डेबिट तो दोनों जगह सेम है, लेकिन कास्ट मेथड के अंदर, और ये एंट्री कभी ऊपर नीचे नहीं होगी, ये इसी तरह से आएगी। बस सिर्फ ये देखना होगा कि कास्ट मेथड है। और अच्छा एक और बात भी है, समटाइम आपको लिख के नहीं दिया जाता कि कास्ट मेथड है या रिटन डाउन मेथड है। तो फिर क्या होगा, फिर आपको कैसे आपको आपको पता लगेगा कि ये आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री कौन सी है। उसके लिए फिर आपने अपना ट्रायल बैलेंस देखना होगा। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट मौजूद है तो कास्ट मेथड यूज करें। अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट मौजूद नहीं है तो फिर आप रिटन डाउन मेथड यूज करें या जो भी आप यूज करना चाहे करें। लेकिन अगर आपके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, अगर आपके अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में मौजूद है, तो फिर हमारे गैप का एक प्रिंसिपल है विच इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हमें ये सजेस्ट करता है कि आपने अपने अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। ऐसा नहीं होगा कि एक साल आप उसका मेथड जो है वो फाइफो यूज करें, अगले साल जाके लाइफो यूज करें, या पहले साल आप उसका कास्ट मेथड यूज करें, डेप्रिसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, और फिर आगे चल के आपको उसका एनी ऑफ, तो ये डेप्रिसिएशन का केस आ गया जी, सिंपल सा था डेप्रिसिएशन केस। हम आगे चलते हैं जी। अच्छा ये एंट्री आपने अपने पास नोट कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दोनों के केसेस में एक्सपेंस डेबिट है। लाइक अच्छा ये जो फर्स्ट एंट्री है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यार ये बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा यूज की जाएगी, ज्यादातर आपको बुक्स के अंदर भी मैंने देखा है कि ज्यादा केसेस आपके 90% केसेस जो हैं वो आपको कास्ट मेथड के ही नजर आएंगे। और पेट एंट्री है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडरस्कोर जो सभी हमारे एसेट है और टू हमारे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आगे चलता हूँ, बेड डेट्स। अच्छा बेड डेट का बड़ा मजे का केस है, बड़ी अच्छी इसकी अकाउंटिंग है, मजा आएगा आपको। फॉर अचीविंग मैक्सिमम सेल्स अ गुड्स आर ऑफन टू द नॉन कस्टमर ऑन क्रेडिट। ठीक है जी, देखो नॉन कस्टमर हम लोगों को जानते हैं, सेल को एनहेंस करते हैं। और बिजनेस की दुनिया में अगर आजकल भी आप देखें ना, तो कैश सेल्स नहीं होती, पहली सेल जो होती है वो हमेशा क्रेडिट सेल होती है। उसके बाद फिर आगे आपकी कैश रिसीव कर दी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने, अच्छा तो जब भी आप अपने कस्टमर को कुछ सेल आउट करते हैं कोई चीज, वो आप क्रेडिट पे करते हैं इनिशियली और फिर उसके बाद आप उसकी कैश रिसीव करते हैं। अच्छा ये क्या है जी, बैड डेट की काउंटिंग कैसे होती है, सेंस दीज कस्टमर फेल टू पे देयर डेट्स। देखिए आज आपने एक बंदे को पेमेंट की है, आप सपोज करें कोरोना से पहले अगर आपने किसी बंदे के पे सेल्स की है तो उसकी अच्छी कंडीशन थी उसकी बिजनेस की, लेकिन ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि वो जो उनकी अकाउंट रिसीवेबल, आपकी जो अकाउंट रिसीवेबल है वो पे करने के काबिल नहीं होते। कोई भी रीजन हो सकता है, ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी हो सकता है या कोई अदर फैक्टर होते हैं। दीज डेट्स व्हिच कैन नॉट बी रिकवर्ड इज कॉल्ड अ बैड डेट्स, ये याद रखिए। गुड डेट्स एंड बैड डेट्स, गुड डेट्स वो जिनकी रिकवरी पॉसिबल हो, नजर आ रही हो कि वो रिकवर हो जाएंगे। लेकिन बैड डेट्स ऐसे बैड डेट्स होते हैं जो आपको कंफर्म होता है कि वो आपको नहीं मिल रहे, उसको भी एक प्रोसीजर उसकी बात करते हैं। अब बैड डेट में बात कर रहा हूँ, बैड डेट्स की, आपने बैड डेट्स को माइंड में रखना है। बैड डेट, बैड डेट कौन सी चीज होती है, वो डेट्स जो इरिकवरेबल डेट्स हैं, जो हमने लोगों पे क्रेडिट सेल की थी लेकिन वो हमें पैसे नहीं देने जा रहे, उनका उनका बिजनेस खत्म हो गया या कोई भी कोई फैक्टर हो गए, तो वो डेट अभी हमारे बैड डेट्स हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात देखिए कि इट इज अ लॉस और एक्सपेंस। यहाँ पे एक डिस्कशन जरूर है कि बैड डेट इज अ लॉस और एक्सपेंस
तो मेरा ख्याल ये है कि इट इज एक्सपेंस अकाउंट, इट इज नॉट लॉस अकाउंट। ठीक है, अगर लॉस कंसिडर करें या एक्सपेंस कंसिडर करें, बहुत केसेस के अंदर आपका डेबिट बैलेंस ही होगा, ये उसका है, लेकिन ये एक्सपेंस के करीब है, बिकॉज इट इज यूजुअल प्रैक्टिस कि ऐसे नहीं होता बिजनेस के अंदर कि अगर वो 1 लाख की सेल करें क्रेडिट पे तो लाख के लाख वापस आए, इस तरह से नहीं होता ये। इसमें ये दिस इज नॉर्मल केसेस। और जो और आप जब कास्ट अकाउंटिंग के अंदर भी जाएंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल लॉस, इफ दिस इज अ नॉर्मल लॉस दिस विल ट्रीट एज एक्सपेंस अकाउंट, एडजस्टमेंट इज नीडेड एटसेट्रा। अच्छा ये पढ़ लेते हैं। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल टू रिपोर्ट इज डिफिकल्टी बिकॉज सम रिसीवेबल विल बिकम अनकलेक्टेबल। ठीक हो गया जी। इट शुड बी नोटेड नो एडजस्टमेंट हो। अच्छा यहाँ पे आ गया जी। अच्छा इसमें यहाँ पे आ जाएं, अकाउंटिंग फॉर बेड डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कि देयर आर टू मेथड्स। Two methods are used in accounting for uncollectible या bad debts, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसमें सबसे पहला मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड, which is a very simple method and not recognized by the GAAP। सिंपल तो है ये पहला डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड, लेकिन ये इसको GAAP रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इसके अंदर इश्यूज हैं, इसको हम देखते हैं। अब बात ये कि डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड क्या होता है। मैं थोड़ी सी यहाँ पे कुछ वर्किंग करता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। देखें, हम थोड़ा सा रूटीन एंट्री की तरफ जाते हैं, उसको देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ है, फिर इसको देखना हमारे लिए आसान होगा। हमने कुछ चीज़ों को सेल आउट किए, अकाउंट रिसीवेबल की हमने सेल आउट किया था, तो चूंकि हमने अंडरस्कोर अली लिखा है इसका, उसमें हमने सेल आउट किया था जी 25,000 डेबिट कर दिया। और हमें पता है हमारा सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। हमने सेल अकाउंट, कुछ दिनों के बाद पता चला कि जी जो हमारा अली है जिससे हमने 25,000 लेना था, वो उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया और बड़ा लॉस हो गया। होता क्या है बेटा, एक बात याद रखो, होता ये कि हम कभी भी लोन करते हैं तो लोन के साथ या जो हम क्रेडिट देते हैं, हमारे जो डेटर्स होते हैं उनको हम एक प्रॉपर टाइम पीरियड भी देते हैं, जैसे हम क्रेडिट पीरियड बोलते हैं कि जी आपने 2 महीने बाद, उसको नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है विद इन 60 डेज, विद इन 90 डेज और 120 डेज। हम सपोज करते हैं कि इसको हमने 60 डेज का क्रेडिट दिया हुआ था, तो 60 डेज के बाद हमने कंफर्म किया, हमने रिमाइंडर भेजा, दूसरा भेजा, कंफर्म हो गया कि नहीं ये बंदा पैसे नहीं देने वाला, ठीक है, ये खत्म हो गया इसका बिजनेस। तो फिर अब हमारे पास दो तरीके हैं इस, चूंकि ये जब तक हमारा ये अकाउंट रिसीवेबल था दिस इज अ गुड डेट, लेकिन अब हमें कंफर्म हो गया कि पैसे नहीं मिलने हैं इसके, तो फिर अब ये तो अनफेयर है कि एक चीज हमें कंफर्म हो गई है कि वो नहीं मिलेगी, लेकिन उसको फिर भी हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल अली, जो ये शो करे कि अली से ये पैसे मिलेंगे। अगर हमें कंफर्म हो गया तो फिर ये अब ये गुड डेट नहीं है, इनको बेड डेट में कन्वर्ट करें। और गुड डेट बेड डेट के अगेंस्ट जो हमारे पास अकाउंटिंग है उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड, जिसको मैंने बताया कि जो हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन चलें इसकी एंट्री पास करते हैं। अब इसकी एंट्री बड़ी सिंपल होगी ना, कैसे सिंपल होगी कि देखो ये जो अकाउंट रिसीवेबल है, अब ये हमने इसने हमें पैसे नहीं देने हैं। अगर इसने हमें पैसे नहीं देने तो इस अकाउंट को राइट ऑफ करो, इसको खत्म करो, इसको क्लोज करो। अब इसको क्लोज कैसे करेंगे, इसको ऐसे क्लोज करेंगे कि चूंकि ये डेबिट है, एसेट अकाउंट है, अब इसको क्रेडिट लगा दें इतनी अमाउंट के साथ, ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा। अच्छा जी, क्लोज तो कर देंगे, लेकिन क्लोज करके इसको किसके साथ क्लोज करेंगे? इन अदर वर्ड, ये जो हमारा गुड डेट था, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इसको बेड डेट में कन्वर्ट करें, एज एंट्री पास करेंगे। ये भी बेड एंट्री है, बेड डेट्स टू अकाउंट रिसीवेबल, सिंपल। एक ही एंट्री होगी इसमें जिसमें आपने अपने इस स्टाइल पे, स्टाइल को हम कहते हैं डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड। इसको हम पढ़ते हैं क्या होता है, लेकिन मैंने एंट्री आपके पास, ये हमारे डेट्स थे, ये हमारी रूटीन एंट्री थी, ये आज आपने नहीं करनी है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको उसको बताना चाह रहा था कि अफेक्ट क्या है। ये हमने रूटीन एंट्री की थी आज से 3 महीने पहले, उसके बाद 2 महीने का क्रेडिट था, बंदा महीना हमने फिर उसको ढूंढा, उस पर काले मैसेज सारा कुछ किया, कंफर्म हो गया कि जी इसने पैसे नहीं देने।
हमारी जो भी पॉलिसी बिजनेस थी उसकी बेस पे हमने डिसाइड कर लिया कि इसको बैड डेट कंसिडर करें। बैड डेट कंसिडर करें तो फिर कैसे करें? डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड से कंसिडर करें। लिहाजा कर दें, हमने उसके अकाउंट को उठा के क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब है अब बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर अकाउंट रिसीवेबल अली जो है वो जीरो बैलेंस शो करेगा, मीन हमने उससे कुछ नहीं लेना। लिहाजा लेना नहीं है तो उसका इफेक्ट कहाँ पे गया? बैड डेट को चार्ज कर दिया, विच इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। इसको हम देखेंगे, जरा इसको जरा पढ़ लेते हैं। व्हेन स्पेसिफिक अमाउंट इज डिटरमिन्ड टू बी कलेक्टेबल, द लास्ट चार्ज टू द बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट। देख ठीक हो गया जी? हो गया जी। Bad debt expense will show only actual loss from the uncollectible। ठीक हो गया जी। Using the direct write off method, entire record write off method is in the following cell। चलें ये चीज मैं आपको आगे आगे इसके साथ हम डिस्कस करते हैं। Use the write off method etc। इसको हम आगे दूसरे मेथड से पहले डिस्कस करेंगे ताकि आपको दोनों मेथड का डिफरेंस नजर आएगा, फिर आपने इसको पढ़ना। अच्छा, क्वेश्चन में देखें जरा इसी का डायरेक्ट राइट ऑफ में क्या कह रहे हैं? बेस्ड ऑन एनालिसिस द बैड डेट एक्सपेंस एडजस्टमेंट फॉर द ईयर 2016 इज ₹1000 फॉर अली एंड सन। सिंपल सी बात है जी कि जी अली एंड सन्स ने हमसे ₹1000 का क्रेडिट लिया हुआ था। क्रेडिट इन सेंस सेल्स हमने उनको क्रेडिट सेल्स की थी। अब हमें पता चला है कि वो पैसे नहीं दे सकता, तो लिहाजा इस 1000 के एक्सपेंस को बैड डेट रिकॉग्नाइज करें, इसको एक्सपेंस कंसिडर कर दें। इसलिए कि ये अब हमारा एसेट नहीं है, इसको एक्सपेंस कंसिडर करें। तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, हम बैड डेट को डेबिट कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल अंडरस्कोर अली एंड सन को क्रेडिट कर देंगे। ये सिंपल पैट एंट्री है, डेप्रिसिएशन की तरह है। जैसे डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट हो जाएगा और अक्यूमुलेटेड आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसमें भी जो आपकी डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड है अंडर द अकाउंटिंग फॉर बैड डेट के अंदर, उसमें भी आपका इसी तरह से होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले थोड़ी सी मैं आपको एक बात करूं। तो एक छोटी सी एग्जांपल अपने आप मैं आपको एग्जांपल, अगर आपकी माइंड मेरी समझ आ गई तो फिर इंशाल्लाह ये दोनों मेथड आपको क्लियर हो जाएंगे। सपोज करें हमारा एक कस्टमर था, उसको हमने क्रेडिट सेल्स की है। एग्जांपल माइंड में रखनी है, दोनों 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 केसेस आपके क्लियर हो जाएंगे। उसको हमने जो सेल की थी वो नवंबर के महीने में की थी, और उसको हमने 4 मंथ का टाइम दिया था, 120 डेज दिए थे उसको कि जी आफ्टर 120 डेज आपने इसको रिटर्न करना। उसके बाद अब जरा देखें आप, अब क्या होगा? नवंबर के बाद दिसंबर आएगा। दिसंबर में हमने एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। दिसंबर में जरा गौर करें, हमने चूंकि कितना कितने कितने महीनों के लिए दिया हमें तो अभी पता ही नहीं है। अभी तो उसके पास 2 महीने और भी, 3 महीने और भी हैं, वो 2-3 महीने के बाद हमें पेमेंट करेगा। दिसंबर के महीने में उसको हमने अकाउंट रिसीवेबल रिकॉग्नाइज कर दिया, और अकाउंट रिसीवेबल भी रिकॉग्नाइज कर दिया समझे, और उसकी जो सेल्स थी उसको भी हमने रेवेन्यू में चार्ज कर दिया। उसके गैस कोई भी हमने लॉस वगैरह नहीं लिखे, चला गया। हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना दी, हमारा प्रॉफिट शो हो गया, सारी बात खत्म होगी। आगे चले जाओ, जब आप आगे मार्च में गए हो तो मार्च में आपको पता चला है कि बंदे का बेड डेट हो गया। अब आपने वहां मार्च के अंदर जो एंट्री पास की, जरा देखें ना कितना हमने अनफेयर किया है। मार्च के महीने में आपने एंट्री पास की, बेड डेट टू अकाउंट रिसीवेबल। अब अगर आपने इसको मार्च के महीने में पास की है, वो अगर 2019 का ईयर था, तो ये जब 2019 के दिसंबर में जब जाएगा तो ये आपका बेड डेट रिकॉग्नाइज होगा। अब आपने जो सेल्स की थी पिछले साल 2018 में, वो आपने सेल को 2018 में रिकॉग्नाइज किया हुआ है, और उसका जो लॉस है वो आपने 2019 में रिकॉग्नाइज किया। ये तो अनफेयर है। अगर आपको सेल के पैसे नहीं मिलने थे तो आपने उसी वक्त, जब दिसंबर के अंदर पिछले साल आपने एडजस्टमेंट की थी, उसी वक्त आपने इसको एडजस्ट करना था। अब उसके लिए क्वेश्चन ये है कि यार उस वक्त तो हमें क्या पता होता है? अभी तो हमने कितने, हमारे पास एक दो गाहक तो नहीं है, पता नहीं कितने कस्टमर हमारे हजारों में, हमें कोई कंफर्म नहीं होता दिसंबर के अंदर कि हमें कितने आगे चल के लोग बेड डेट्स करेंगे। तो फिर हमारे पास क्या रूल था? फिर आपके पास वही रूल था जो एक्रूल के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी में होता है, कि आपने कोई ना कोई वहां पे एंट्री पास करनी है। प्रोफेशनल जजमेंट, पर्सनल जजमेंट, चूंकि मैंने आपको बता दिया कि बेड डेट इज अ नॉर्मल केस, ये होता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो फिर क्या करना है? अच्छा, फेयरनेस क्या है? ये मैंने आपको बताया ना कि जो आपका डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल अंडर द गैप। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? ये अनफेयर है। अनफेयर कैसे है कि आपके पिछले साल का जो आपका चीज होती है, अगर आपके टाइम पीरियड इस तरह से आ जाता है कि पिछले साल का जो आपका एक्सपेंस होता है उसको आप अगले साल चार्ज कर रहे होते हैं, मीन आप पिछले साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं और अगले साल के रेवेन्यू और प्रॉफिट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट फेयर। अब इसको फेयरनेस को क्रिएट करने के लिए क्या है? यस,
इस फेयरनेस को क्रिएट करने के लिए और इसको प्रॉपर मैचिंग रूल पे जाने के लिए जो हमारा नया दूसरा मेथड है जिसको हम प्रोविजन मेथड बोलते हैं अपने ब्रिटिश लैंग्वेज के अंदर, और जिसको हम अलाउंस मेथड बोलते हैं अपने अमेरिकन के अंदर। इसमें जरा जाए, मैं फिर बल्कि एक दो लाइन इसकी पढ़ भी लेता हूँ, अब आपको शायद समझ आए। डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड को जरा समझेंगे। When a specific account is determined to be uncollectible, the last charge to bad debt expense account, ये देखें bad debt expense account को हमने इसका last charge कर दिया, या जो भी आप इसको क्या expense charge कर दी, bad debt लिख दिया या bad debt expense लिख दी, एक ही बात है। Bad debt expense will show only actual loss from the uncollectible. Yes, actual loss का हमने पूछा, मालूमात की, हमें नहीं मिला, हमारे जो भी पॉलिसी थी उसकी बेस पे हमने कंफर्म कर दिया। Using the direct write off method, entries to record write off are often made in the period following sales rather than the period in which the sales are made। जैसा कि मैंने अभी बताया कि नॉर्मली ये होता है कि आप आगे चले जाते हैं, अगले महीनों में या अगले साल के अंदर आप उसकी रिकग्निशन कर रहे होते हैं, हालांकि वो तो पिछले साल का केस था। अगर ये राइट ऑफ होनी थी, या महीनों की बात करते हैं, अगर ये जून का केस था तो जून के एंड पे ही आपने इसको राइट ऑफ करना था। आपको चूंकि 3 महीने के बाद आपने इसको राइट ऑफ किया, तो फिर आपने अगस्त के महीने में जून की जो एक्सपेंस था उसको राइट ऑफ आपने अगस्त के महीने में किया। और अगर आपका फाइनेंशियल पीरियड मंथली है तो आप अपनी सेल्स को या अपने ग्रास प्रॉफिट को आगे पीछे कर रहे हैं, उसको अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, सिंपल। तो फिर क्या करना चाहिए? यूजिंग द राइट ऑफ मेथड कैन रिड्यूस द यूजफुलनेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। देखें, जब तक आपके एक्सपेंस और आपके रेवेन्यूज प्रॉपर पोजीशन पे नहीं होंगे तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ट्रू फेयर नहीं है। लिहाजा इसको दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल अंडर द रिपोर्टिंग पर्पस, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन चले मेथड है। अब एक्सेप्टेबिलिटी क्या है? एक्सेप्टेबिलिटी दूसरे मेथड की है, इसमें आ जाए अलाउंस और प्रोविजन मेथड। अब इसमें क्या करना है? The allowance method of accounting for bad debt involve estimation of uncollectible account at the end of each period। ये सुन ले, पहली बात एस्टिमेशन करनी है भाई। अगर हमारा ईयर क्लोज हो रहा है ना, तो हमने एस्टिमेशन जरूर करनी है। हाँ, जैसा मैंने पहले भी बात की, हैविंग सेड दैट, कि जी आगे चल के 2 महीने बाद 3 महीने बाद हमारा बेड डेट हमें कंफर्म होगा कि नहीं मिलने है ना, फिर वहां पे रिकॉग्नाइज करें। नहीं, आपने वो वहां भी हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उसका भी प्रोसीजर है, उस पॉइंट इन टाइम पे भी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल पीरियड आपका खत्म होता है, आखिरी दिन पे जाके आप अपने अकाउंट रिसीवेबल का जो भी अकाउंट है उसको देखें और उस पे एस्टिमेट करें कुछ भी परसेंटेज आपका ओवरऑल जो आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसकी बेस पे आप देख सकते हैं। आपके पास कोई इंडस्ट्री रेशियो आपके पास मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। आप कोई कंपेटिटर का रेशियो आपके पास अगर मौजूद है उसको आप देख सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन एस्टिमेशन आपने जरूर करना है कि जी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के आखिरी दिन हमारे पास 5 लाख रिसीवेबल हैं और हमें कंफर्म है कि 5 के 5 लाख तो नहीं मिलने। लिहाजा कोई ऐसी परसेंटेज आप यहाँ पे डिटरमिन जरूर करें जहां से मैचिंग पॉसिबल हो जाए। अगर यहाँ पे आप मैच नहीं कर पाएंगे तो वो आगे जाके आप डायरेक्ट राइट ऑफ के थ्रू करेंगे तो वो पिछले महीने का एक्सपेंस था जिसको आपने अगले महीने में चार्ज की, छोटी सी बात थी। इट प्रोवाइड अ बेटर मैचिंग एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। यस, मकसद भी ये हमारा मैचिंग प्रिंसिपल है गैप का कि जी आपने एक्सपेंस और रेवेन्यू को मैच करने, तब जाके आपने ट्रू एंड फेयर पोजीशन पे आप कायम होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। इसके बेटा याद रखें तीन स्टेप्स होते हैं, या मतलब 3 स्टेप इन सेंस कि ये 3 तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि जो भी इसके साथ प्रोसीजर हुए। सबसे पहले क्या होता है? रिकॉर्डिंग द एस्टिमेशन। सबसे पहले आपने एस्टिमेट रिकॉर्ड करने। जैसे ही आप अलाउंस फॉर शो द एस्टिमेशन अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ कस्टमर दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी अनकलेक्टेबल, जैसे ही आप फाइनेंशियल ईयर के ये लिखा हुआ है, जब भी फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन आप चले जाएंगे तो आप एस्टिमेट करेंगे। मैं इसके साथ साथ नेक्स्ट पेज पे आपके साथ इसी की एक एग्जांपल सामने रखता हूं ताकि आपको समझने में बेहतरी हो जाएगी। अब ये देखें, ये लिखा हुआ अज्यूम एबटाबाद फर्नीचर हैज अ क्रेडिट सेल ऑफ वर्थ ₹12 मिलियन इन 2011। ठीक है जी, एबटाबाद फर्नीचर की फाइनेंशियल ईयर जैसी क्लोज हुआ उसने हमें देखा तो पूरी क्रेडिट सेल वो 12 लाख की हुई थी, ऑफ विच 200,000 रिमेन अनकलेक्टेबल एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2016। ये दोनों 2016 कर देते हैं, ऊपर मिसिंग है। ठीक है, उसने हमें ये बताया कि जी जब हम दिसंबर में गए तो हमें पता चला कि जी टोटल क्रेडिट सेल में से जो 2 लाख है, पूरी तो 12 लाख की हुई थी, लेकिन 2 लाख अभी तक रिसीवेबल है, बाकी मिल गए पैसे हमें, लेकिन 2 लाख अभी नहीं मिले हैं। ठीक हो गया जी। द क्रेडिट मैनेजर एस्टिमेट 12,000, किसी भी बेस पे उसने एस्टिमेट किया
कि जी 12,000 जो 2 लाख हमें लोगों ने देने हैं, जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल या सन्ड्री डेटर के अकाउंट में शो कर रहे हैं, इसमें से 12,000 नहीं मिलने हैं हमें आगे चल के। एक पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे एक जजमेंट, ये प्रोफेशनल जजमेंट, और यू नो कि प्रोफेशनल जजमेंट हमेशा एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन कम से कम 80%, 90% और 95% वो करीब तर होती है। तो आपने एंट्री पास करनी है। तो याद रखें, पहली पेट एंट्री इसमें ये होती है, इसके साथ में आपका रिलेशनशिप जो हमने पहली डायरेक्ट राइट ऑफ के साथ किया था, इसमें एंट्री को देखें। देखिए इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने बेड डे टू अलाउंस जो आपका अकाउंट रिसीवेबल है उसको हमने क्रेडिट कर दिया था, मतलब हमने खाता ही खत्म कर दिया बंदे को। लेकिन इसमें चूंकि अब तो दिसंबर में हम खड़े हैं, अभी हमें इतना कंफर्म तो नहीं है, हम सोच रहे हैं कि लोग जाके आगे हमें पैसे नहीं देंगे, तो इसके लिए हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, याद रखिएगा, जिसको हम अलाउंस या प्रोविजन अकाउंट कहते हैं। अब ओवरऑल एक इस बेड डेट्स के से हट के मैं अगर अलाउंस और प्रोविजन अकाउंट की सिर्फ बात की जाए, तो वो इसके अलावा भी कुछ और केसेस के अंदर भी हम प्रोविजन अकाउंट को क्रिएट करते हैं। तो प्रोविजन अकाउंट होते क्या है? प्रोविजन अकाउंट में हम द अमाउंट सेट असाइड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस करते हैं। मीन हम उस अकाउंट के अंदर कुछ पैसों को अलग करते रहते हैं, जिनको आगे चल के हम किसी जगह यूज करते हैं। मैं सिंपल एक लेमैन आइडिया में आपको बताऊं कि जी एक छोटा सा बॉक्स होता है, अलग कर देते हैं, उसमें हम पैसे रख लेते हैं और उस बॉक्स के ऊपर नाम लिख लेते हैं कि ये जो पैसे हमने रखे हुए हैं ये इसी मकसद के लिए, बस इसको इसी मकसद के लिए यूज करेंगे, बस और किसी के लिए नहीं। अगर वो बेड डेट के लिए उसके ऊपर लिख दिया जाता है बेड डेट, अगर वो रिडम्पशन ऑफ शेयर्स के लिए उसके ऊपर लिख दिया जाता है रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, अगर वो बॉन्ड्स के लिए और जिस मकसद के लिए भी है उसके ऊपर लिख दिया जाता है। लिहाजा आप क्या करेंगे, बेड डेट तो हमारे हो गए, हमने एस्टिमेट किए, अच्छी एस्टिमेशन होगी हमारे, लेकिन चूंकि अभी तक कंफर्म नहीं है तो लिहाजा हम उसको डायरेक्टली राइट ऑफ नहीं करेंगे, उसको प्रोविजन में क्रिएट कर देंगे। तो याद रखें, फर्स्ट पेट एंट्री होगी आपके पास प्रोविजन के अंदर। जब भी आप प्रोविजन की एस्टिमेशन करेंगे तो बेड डेट टू अलाउंस फॉर बेड डेट या प्रोविजन फॉर बेड डेट, जैसा मैंने बताया कि अलाउंस या प्रोविजन एक ही चीज के दो नाम है, ठीक है। फॉर बेड डेट भी लिखा जा सकते हैं, कुछ बुक्स में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी लिखा जाता है, तो लिहाजा इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल, जब भी आपने प्रोविजन क्रिएट करना हो दिसंबर के एंड पे, उस टाइम में जहां आपको अभी कंफर्म ना हो कि हमारे कितने लोग आगे बेड डेट होंगे या नहीं होंगे, तो आपने कम से कम ऐसे कर दिया कि बेड डेट को भी चार्ज कर दिया और कुछ थोड़े से आपने उतनी अमाउंट को उठा के एक बॉक्स में रख दिया जिसके ऊपर लिख दिया कि ये प्रोविजन के लिए यूज किया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमने स्टडी की है कि प्रोविजन फॉर बेड डेट या अलाउंस फॉर बेड डेट जो है, दिस इज अकाउंट नंबर 4, कांट्रा अकाउंट नंबर 4। हमने, आपको याद होगा ना, शेयर रिटर्न, परचेज रिटर्न, accumulated depreciation, और आखिरी में हमने कहा था अलाउंस फॉर बेड डेट या प्रोविजन फॉर बेड डेट। दिस इज द कॉन्ट्रा टू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट। ये अकाउंट रिसीवेबल का कॉन्ट्रा अकाउंट है, जिसको आगे हम देखेंगे आपकी बैलेंस शीट के अंदर। तो ओवरऑल अगेन मैं फिर बेड डेट, अलाउंस फॉर बेड डेट या प्रोविजन फॉर बेड डेट का जो सबसे पहले जिसमें हम एस्टिमेशन करते हैं अनकलेक्टेबल में, उसमें सिंपल सी एंट्री होती है बेड डेट टू अलाउंस फॉर बेड डेट। बेड डेट एक्सपेंस है और अलाउंस जो है इसको दो तरह से देखा जा सकता है, इसको आप द पार्ट ऑफ ओनर इक्विटी बोलें या लाइबिलिटी